सो दीज आर द 3 प्रोबेबिलिटीज, याद रखना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली टेस्टेबल एरिया ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. लोगों का एफआरएम खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट तब तक के नहीं क्लियर हो पाता, और ये काम में आता है थोड़ा बहुत एफआरएम पार्ट 2 में भी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एफआरएम पार्ट 2 में यू विल बी सॉल्विंग लाइक क्रेडिट रिस्क में कुछ क्वेश्चंस है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डील करते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, स्पेसिफिकली बोलते नहीं कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है करके. एंड आई रिमेंबर स्टूडेंट हु इज इन एफआरएम पार्ट 2, ठीक है, so she joined directly in FRM part 2. FRM part 1 self study था. Another thing was she asked me question and that question was related to the conditional probability. And जब थोड़ा सा वो question मैंने like discuss किया कि conditional probability होती क्या है, so she had a messed up concept of conditional probability. वो individual student की गलती नहीं है, this is the problem of this particular concept. तो आपको क्या करना है, make sure you focus properly here. ठीक है, कि सब पूरा 100% फोकस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डाल दो अभी फिलहाल के लिए. इसको अगर समझना है तो इसकी जगह पे, मतलब ये पूरा टेक्स्ट रीड करने की जगह पे, आई विल डायरेक्टली टेक यू इनटू दिस पर्टिकुलर चार्ट, ठीक है. एंड एक बार आप ये टेक्स्ट भी रीड करना. मैंने टेक्स्ट में भी इंश्योर किया हुआ है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है CFA एंड FRM एग्जाम का. एंड द एग्जाम्पल गोज लाइक, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा है एग्जाम्पल का, कि मान लो आप अभी एफआरएम कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपका एफआरएम खत्म हो गया, ठीक है, तो एफआरएम खत्म होने के बाद में बहुत सारे लोग CFA करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, राइट. सो एफआरएम का क्लियर होना एक प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है. अगर सिंपल इवेंट के बारे में बात करें तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कि आपका एफआरएम क्लियर हो जाएगा. एफआरएम का क्लियर होने के बाद में आप CFA करोगे या नहीं करोगे, ठीक है. तो CFA करना या CFA नहीं करना, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक. सो यू विल डू CFA गिवन यू क्लियर एफआरएम, ठीक है. दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्यों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? अगर इसको मैं इंडिपेंडेंटली डिस्कस करता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट विल अपीयर फॉर CFA एग्जाम और ही विल टेक द CFA कोर्स, तो वो एक अलग मैटर हो गया. बट मैं यहाँ पे एक सेटअप क्या बना रहा हूँ कि आपने FRM एग्जाम दिया, FRM एग्जाम पास कर गए, एंड देयर इज अदर अनफॉर्चुनेट पॉसिबिलिटी कि FRM एग्जाम पास नहीं कर पाए, फेल हो गए, ठीक है. FRM एग्जाम पास होना एंड FRM एग्जाम फेल होना, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आई give 80% चांसेस कि आप FRM पास कर गए एंड 20% चांसेस कि FRM नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है. अगर FRM पास कर गए तो देयर आर 2 चांसेस कि आप CFA कोर्स करोगे या आप CFA कोर्स नहीं करोगे. अगर FRM फेल हो गए या नहीं कर पाए कोई कैंडिडेट, देन ऑल्सो देयर इज चांस कि FRM जो CFA एग्जाम है, जो CFA का एग्जाम है, इट इज रिलेटिवली इजी. CFA लेवल 1 लेवल 2 जो है FRM पार्ट 1 से इजी होता है, ठीक है. सिर्फ एग्जाम इजी होता है, रिजल्ट डिफिकल्ट आता है वहां पे, ठीक है. नो CFA, ठीक है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे कि आप FRM पार्ट 1 क्लियर कर गए एंड उसके बाद में आप CFA करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी इससे 50% या 60 ले लेते, थोड़ा नंबर अलग लगाना चाहिए, 60%, एंड नहीं करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी इज 40%, ठीक है. यहां पे देखें तो ठीक है, ये होगा क्या, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसका कि FRM नहीं क्लियर कर पाए तो चलो CFA कर लेते हैं. तो ऐसी हिम्मत करने वाले बहुत कम लोग हैं, 20%. सो देयर इज 20% प्रोबेबिलिटी. एंड CFA नहीं करोगे, मतलब FRM तो नहीं किया एंड CFA भी नहीं करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 80%, ठीक है. ये ट्री समझ में आ गया. सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है, ओके. सो FRM क्लियर करना एंड देन उसके बाद में CFA करना. अगर मैं ये सिर्फ इस लेग को अगर बोलूं तो इसे लिखा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी
दैट इज 60% के बारे में बात करें हम लोग. प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग CFA गिवन, दिस इज गिवन वर्टिकल लाइन, आफ्टर पासिंग FRM, PFRM, ठीक है, इज इक्वल टू 60%. फाइन. अगर मैं इस लेग को एक्सप्लेन करूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग CFA गिवन फेलिंग इन FRM विच इज 20%. अब इस चीज को है ना सिंपली सोच के देखो, हम एट द एंड क्या बात कर रहे हैं. तो हम बात किस, मतलब बात करने के लिए हम लोग बात तो एक ही चीज की कर रहे हैं कि CFA करना है, ठीक है. इट इज अबाउट डूइंग CFA, राइट. बट देर इज प्रायर कंडीशन अटैच टू इट कि आप FRM पास कर रहे हो या FRM फेल कर रहे हो. इसलिए like this is about doing CFA, taking CFA course, but the probabilities are different. So ऐसा कैसे हो सकता है कि it is about doing CFA and probabilities are different? Because these are the conditional probabilities. There is prior condition attached to it. This is how the conditional probability works. Take any probability, add condition to it, it will be different. Simple. बहुत basic logic है इसका. ठीक. Now the question is, what is the probability of clearing FRM exam and taking CFA course? Can anyone answer? Like clearing FRM exam and taking CFA course, what is the probability? You are Amit, right? So Patti Amit. Okay, Amit. Yeah, taking CFA course. What is the probability? Given. Okay, you said. अच्छा, मैं लिखता हूँ. You just say. Are you comfortable with Hindi, like in speaking terms, or okay? So, okay, fine. Now see. You said like 100%. I'm not able to understand. Okay, passing FRM and appearing for CFA. So, what is your calculation methodology? You can directly tell me values, like which values you are taking. %, this one, and okay, you are taking this 80% and this 20%. But this is about failing in FRM. This has nothing to do with passing FRM and taking CFA course. No, still no. Okay. Any other cases you want to make? Like I'm talking about this passing FRM and taking CFA course. $60. This, like, I'm not able to see your name. Can you tell me the name? EYJ, so I can refer it to you. Like refer from your name. ये जिसका भी कोड नेम में आ रहा है ना, इट इज बेटर लाइक इफ यू टेल मी योर नेम, सो मेरे लिए रेफर करने के लिए बेटर हो जाएगा.
सो यू आर सेइंग 60, ठीक है। सो एक 60 एक्सपेक्टेड आंसर, रक्षित, हाय रक्षित। सो 60 एक्सपेक्टेड आंसर था मेरे लिए, जो कि गलत है, ठीक है। तो सी है, यहां पे डिफरेंस क्या है। तो मैंने जब बोला कि क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम एंड टेकिंग सीएफए कोर्स, क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम एंड टेकिंग सीएफए कोर्स, व्हाट इज दिस? जो आपने 60 बोला रक्षित, वो क्या है? सीएफए कोर्स लेना, दैट इज डूइंग सीएफए कोर्स और टेकिंग सीएफए कोर्स गिवन you clear FRM exam. So given this is the conditional probability, ठीक। जो 60% बोला है वो कंडीशनल है। जब हम एंड का रूल लगा देते हैं एग्जाम में भी, आपको इस वर्ड को ढूंढना है। जैसे ही बोला क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम एंड टेकिंग सीएफए कोर्स, ये आते बराबर, यू हैव टू अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल। सो क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम एंड टेकिंग सीएफए कोर्स, तो ये जो 80% है मल्टीप्लाइड बाय 60%, वट एवर इज द आंसर इज द probability of taking both the things, okay, doing both the things, like clear कर लेना and आपका then CFA कोर्स कर, ठीक है। ये जो हमने किया ना, जो आंसर निकाला, इसे कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका मीनिंग समझ में है, लाइक प्रॉपर, लाइक क्या हो क्या रहा है यहां पे, राइट? ओके, नाउ टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन FRM एग्जाम and not doing CFA. 20% into 80%. It is better if you can give me actual answers, like calculate करो इसको। ये जिसको आ गया ना, ये प्रॉपर ऐसे मान के चलो कि आपके एक दो क्वेश्चन तो ऐसे सही हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आएगा ही आएगा, मतलब हर एग्जाम, इस एग्जाम में भी था, जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, दिस कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। 1 पॉइंट हो ही नहीं सकता कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर। 80 मल्टीप्लाइड बाय 20%, रक्षित योर आंसर। 80 को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते वक्त 80 मल्टीप्लाई बाय 20 और परसेंट का बटन दबा दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब कौन सा कैलकुलेटर यूज करो फिलहाल? अच्छा, ये डिफरेंट है ना, ओके, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, यस। 20%, जस्ट सेकंड में कैलकुलेटर लीजिए। इनकेस आपके पास में फिलहाल ऐसे, आपके पास में TI-B2 प्लस कैलकुलेटर है दोनों के पास में? ओके, तो अगर आपको रक्षित आपके पास में, ओके, सो एक ऐप आता है एंड्रॉइड के ऊपर, मेरा फोन डाउन हो गया है। सो जो ऐप है, उस ऐप में आप सीधा प्ले स्टोर पे TI-B2 प्लस अगर सर्च करते हो तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो फिलहाल जो आपको भी प्रैक्टिस करना है ना, तो वो प्रैक्टिस के हिसाब से दैट ऐप इज सफिशिएंट, मतलब बढ़िया ऐप है वो, सो यूज दैट ऐप, ओके। एक बार अगर आप फोन से यूज कर रहे हो, मतलब आपका फोन अगर फ्री है, जस्ट डाउनलोड TI-BA2 प्लस, स्टोर में जाओ, TI-BA2 प्लस टाइप करो, आपको ऐप मिल जाएगा वहां पे। सो जब तक कि आपका कैलकुलेटर नहीं आता, तब तक के यू कैन यूज दैट।
हो गया? आप डाउनलोड कर रहे हो ऐप कोई कि आगे बढ़े? ओके, ठीक है। ओप्पो A83, योर नेम प्लीज, सो आई कैन रेफर टू यू, रेफर यू। ओप्पो A83, आपका नाम अगर पॉसिबल है तो आप बता दो। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 60%, कि कौन था 80%? 80 मल्टीप्लाइड बाय 60% इज 48%। ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके, ठीक। सो देन नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग FRM एग्जाम एंड देन नॉट डूइंग CA पे, ठीक है। ओप्पो, इफ यू वांट लाइक एक्सप्लेनेशन, अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, यू कैन आस्क, विल एक्सप्लेन। 80 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 80 को आपके कैलकुलेटर में 80 करो, मल्टीप्लाई करो, देन 40 टाइप करके परसेंटेज टाइप करो, यू विल गेट आंसर। दिस इज इक्वल टू, ओके विनीत, 32%। रिपीट करना है कॉन्सेप्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके फाइन। Then we have next, failing in FRM exam and doing CFA course. It is 20 multiplied by 20. 20 multiplied by 20%. Answer is 4%. And last वाला it is 20 multiplied by 80%. आप कुछ भी करो, आंसर सेम ही आएगा। 16%, मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 20% करो या 20 मल्टीप्लाइड बाय 80% करो। की स्ट्रोक याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली परसेंटेज कैसे करना है, ठीक है। सो यू कैन सिंपली गो बाय दिस लॉजिक। अगर आप इसका टोटल करो, 48 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 100%, ठीक है। 48, 32, 4 and 16, these are the joint probabilities. joint probabilities मतलब एंड का यूज होगा, वर्ड हमेशा ढूंढना है एंड। सो क्लियरिंग FRM एग्जाम एंड टेकिंग CFA कोर्स, क्लियरिंग FRM एग्जाम एंड नॉट टेकिंग कोर्स, एंड देन इन सिमिलर फैशन फेल के लिए भी वही लॉजिक अप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी of taking CFA course? This is the question. What is the total probability of taking CFA course? And this is your information. Answers please. आई नो कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुआ है अभी, और जानबूझ के मैं एडवांस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें। सो यू थिंक ऑन इट, शायद गलत होगा, सोच पाओगे, करेक्ट सोच पाओगे, गलत सोच पाओगे, लेकिन वो लिंक लग जाएगी सोचने की, ठीक है। सो थिंक ऑन इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग CFA कोर्स, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग CFA कोर्स, या एग्जाम में क्वेश्चन में टोटल नेसेसरी नहीं है, दे विल सिंपली आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग CFA कोर्स, सिंपल। बोलो। रक्षित, विनीत, अमित। सोचो सोचो। 52। तो आई होप लाइक आपने इसी का टोटल किया है, 48% प्लस 4%। अब यहां पे हुआ क्या है वो देखो। रक्षित, आपने ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है ना?
यस, ईयर्स अगो, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब यहां पे देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग सीएफए कोर्स। अब सिंपल सी बात है, सीएफए कोर्स लेने की प्रोबेबिलिटी दो जगह पे है, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज और टू रूट्स टू टेक सीएफए कोर्स, या तो एफआरएम करके या एफआरएम नहीं करके, राइट। एफआरएम करके, एफआरएम क्लियर करके या एफआरएम फेल होके, बराबर है। सो ये हो गया पहला रूट, अलग कलर दे रहा हूं मैं उसको, पहला रूट ऑफ डूइंग सीएफए, दूसरा रूट ऑफ डूइंग सीएफए, ठीक। और अगर आप पहले रूट और दूसरे रूट की टोटल कर लो, दिस टोटल विल बी इक्वल टू, और टोटल इज इक्वल टू डूइंग और टेकिंग सीएफए कोर्स, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग सीएफए कोर्स, was 52%. Correct. It is 48. ठीक है। नाउ दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दी, जो हमने अभी किया हुआ है ना, दैट इज, दिस इज कॉल्ड अ लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, आप एक ऐसी दुनिया मान के चल रहे हो जहां पे कुछ एक लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशन है, तो हमने क्या मान लिया, जब मैं बात कर रहा हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग सीएफए कोर्स, यही दो रूट थोड़ी ना है कि एफआरएम करेगा और एफआरएम नहीं करेगा, एफआरएम पास होगा, एफआरएम फेल होगा। देयर आर 100 डिफरेंट ऑप्शंस, राइट, कि कुछ और करके भी वो सीएफए के लिए आ सकता है। सो एनी पर्सन डूइंग सीएफए और नॉट सीएफए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये नहीं है। दिस इज इन अ डिफाइंड एक्सपेरिमेंट, ओके, और लैब सेट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। सो यहां पे दो ही पॉसिबिलिटीज हम कंसिडर कर रहे हैं, या तो बंदा वो एफआरएम में पास होके सीएफए करने जाएगा या एफआरएम में फेल होके सीएफए करने जाएगा। अगर ये दो ही पॉसिबिलिटीज है तो यू विल गेट टोटल ऑफ दिस, दैट इज टेकिंग सीएफए और नॉट टेकिंग सीएफए। मतलब हम अल्टीमेट अजम्पशन भी क्या मान के चल रहे हैं, या तो वो बंदा सीएफए करेगा या नहीं करेगा, यही दो पॉसिबिलिटीज है। ऑब्वियसली दिस शुड बी इक्वल टू 100%। इसका लॉजिक जैसे एफआरएम का लॉजिक है ना, कि एफआरएम पास हो गए या एफआरएम फेल हो गए, देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स एफआरएम के एग्जाम में बैठने के बाद में, राइट। अगर ये दो ही पॉसिबल आउटकम्स है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी की जो टोटल है वो 100% आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 80%, 20%। अगर यहां गड़बड़ हो गई, मान लो अगर मैंने गलती से ये 20% को 15% लिख दिया होता, ये आपका पूरा का पूरा चेन खराब हो जाता, पूरा का पूरा ट्री खराब हो जाता, उसमें से आप कुछ भी आंसर नहीं निकाल पाते। फाइन। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एफआरएम, सॉरी क्लियरिंग एफआरएम एंड नॉट क्लियरिंग एफआरएम। दिस शुड ऑलवेज टोटल टू 100%। अब और देखते कहां कहां 100% मिलेगा हमें। अगर आपने एफआरएम क्लियर कर लिया, ये एक ब्रांच है, मतलब अपने आप को टाइमलाइन पे इमेजिन करो कि आपने एफआरएम शुरू किया, आपने एफआरएम क्लियर कर लिया। अब आपको दो चॉइसेस करनी है, या तो आप सीएफए करोगे या तो आप सीएफए नहीं करोगे, यही दो चॉइसेस बचती है। मतलब टाइम लाइन पे आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, आपने क्लियर कर लिया, अब दो चॉइसेस बची है, करोगे या नहीं करोगे, राइट। सो अगेन इट शुड टोटल टू 100%। दिस इज 60%, 40%, टोटलिंग टू 100%। अगेन फेल हो गए तो देयर आर ओनली टू पॉसिबल ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स, या तो सीएफए करोगे या तो नहीं करोगे, 20% प्लस 80%, 100%, ठीक है। अब पूरा का पूरा ट्री एक साथ देखते हैं। अगर आप पूरा ट्री एक साथ देखो तो आपको क्या दिखेगा, फिर से यहां पे पहुंच जाओ, टाइम में यहां पे पहुंचो, ये वाला जो मैं जहां पे बार बार ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे। या तो आप एफआरएम क्लियर करोगे या नहीं करोगे, क्लियर करोगे तो सीएफए करोगे या नहीं करोगे, और नहीं क्लियर करोगे मतलब एफआरएम क्लियर नहीं करोगे तो सीएफए करोगे या नहीं करोगे। सो ये चार ही पॉसिबल आउटकम्स है आपकी लाइफ में अभी फिलहाल, ठीक है। सो ये चार पॉसिबल आउटकम्स होने की वजह से अगेन इट शुड टोटल टू 100%। ये आपका कैलिब्रेशन टूल जैसा या कैलिब्रेशन मेथोडोलॉजी जैसा यूज करना है आपको एग्जाम में, सो दैट यू कैन इंश्योर कि आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो वो 100% करेक्ट है, ठीक है। अगर यहां पे गलतियां हो गई देन देयर विल बी प्रॉब्लम, लाइक आप इंश्योर नहीं कर पाए, ठीक है, अगर आपके कैलकुलेशन में आप चेक नहीं कर पाए राइट लेफ्ट, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये सब चीजें अंडरस्टैंड करके चलें। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं। ये होता क्या है ना, ये ट्री हमेशा मैं पढ़ाते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त
इसी तरीके से ड्रॉ करूंगा। आई विल स्टार्ट विद दिस 0 एंड देन धीरे धीरे हम लोग ग्रो करते जाएंगे, बराबर है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में क्या होगा, कैसे कैसे वो प्रोबेबिलिटीज आती है और कैसे हम ओके एक जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको पहले मिलेगी? अगर आप रियल लाइफ में आपने मान लो ये सैंपल कलेक्ट किया होता तो कौन सी प्रोबेबिलिटीज आपको पहले मिलती, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी पहले मिलती या आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले मिलती? टोटल एंड देन कंडीशनल पहले मिलती कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो पहले मिलता? ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि हमने ट्री वैसे ड्रॉ किया, सो यू आर गेटिंग दिस इन्फ्रेंस। ये एनालिसिस जो एग्जाम्पल है, इस बार मैंने सब CFA और FRM कर दिया। इसके पहले मैं थोड़ा सा डार्क टाइप का एग्जाम्पल लेके चलता था, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसे था कि ये हम एक इंडिया में ट्रैफिक पुलिस है एंड ट्रैफिक पुलिस ने एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस में कितने ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द एनालिसिस, वो करना है आपको, ठीक है। सो पर्सन इज ड्रंक एंड पर्सन इज नॉट ड्रंक, ND, ठीक है। एंड देन पर्सन, या इसको अच्छा तरीका पता है क्या होता है लिखने का? अगर प्रॉपर लाइक जो फॉर्मल नोटेशन है, नॉट ड्रंक लिखा जाता है ऐसे, मतलब अपोजिट। अगर P ऑफ A एक इवेंट है तो वो नहीं होने का जो इवेंट होता है वो होता है P ऑफ नॉट A, इस तरीके से, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज ड्रंक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज नॉट ड्रंक। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो ड्रंक पर्सन है, ही इज मीटिंग विथ एक्सीडेंट, ठीक है। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग विथ एक्सीडेंट गिवन ही इज ड्रंक। समझ में आया क्या हो रहा है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो रहा है गिवन ही इज ड्रंक, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पी की गाड़ी चला रहे तो ठुक ही जाएगी गाड़ी, नॉट नेसेसरी, राइट? कि बढ़िया से भी निकल जाते हैं लोग तो और कॉन्फिडेंटली चलाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग विथ द एक्सीडेंट एंड देन अगेन लाइक ड्रंक। नाउ हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग विथ एक्सीडेंट एंड नॉट ड्रंक। ऐसा भी हो सकता है कि सब एकदम बढ़िया सोबर चल रहे हैं और फिर भी एक्सीडेंट हो जाए, पॉसिबल है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडेंट एंड नॉट ड्रंक, ठीक है। ये आपका सेटअप, ठीक। अब ये काम मिला है आपको, और क्या तरीका होगा ये करने का? तो मोर और लेस जो तरीका है वो ये होगा कि आप रैंडम सैम्पलिंग करोगे और उसमें से आपके पास में जितने भी लोग से एक पर्टिकुलर रोड से जा रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एक ही रोड मान के चलते हैं, ये रोड से जा रहे हैं, हर किसी को ये पॉइंट पे चेक किया, ठीक। ये पॉइंट पे चेक करने के बाद में उसको चेक किया कि वो ड्रिंक करके है या नहीं है, ठीक है, नॉट ड्रिंक। और मान लो सैटरडे नाइट है, सो लगभग 40% जो है वो ड्रिंक करके है एंड 60% जो है वो ड्रिंक करके नहीं है। दिस इज द काउंटिंग। और आप पुलिस नहीं हो तो आप पकड़ोगे नहीं, आप उनको आगे जाने दोगे, बराबर है। और ये पहुंच गए आगे, ठीक। यहां पे पहुंचने के बाद में यू विल काउंट, ये रोड का एंड है तो कितने यहां तक के पहुंच गए मतलब बीच में जिन जिन लोगों का एक्सीडेंट हो गया वो एंड तक के नहीं पहुंच पाए उस दिन, ठीक है। मतलब सब सेफ ही है, किसी कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहां तक के नहीं पहुंच पाए, इस पॉइंट तक के। सो आपने सिंपली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब काउंट किया तो 20% जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए एंड पॉइंट तक के एंड 80% जो है वो पहुंच गए। मतलब ये जो नहीं पहुंच पाए ये है एक्सीडेंट वाले केसेस, और जो 80% है वो नो एक्सीडेंट वाले केसेस। इसको भी फॉर्मल नोटेशन में डाल देते हैं, ठीक है। ये होगा आपका, इस तरीके से एनालिसिस चलेगा, बराबर है। अगर आप इसको देखो तो अगर मैं इसको ट्री में प्लॉट करूं, ठीक है, तो पहला वाला तो ठीक है, ड्रिंक एंड नॉट ड्रिंक 40-60, सो आई विल गेट 40% हियर, 60% हियर, ठीक है। इसमें से हमारे पास में एक्सीडेंट 20% एंड 80%, ये मेरे पास में टोटल आ गई। सो
ये वाला जो कुछ भी आएगा एंड ये वाला जो कुछ भी आएगा, इन दोनों की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इट इज से 20%, बराबर है। एंड देन नेक्स्ट, नॉट एक्सीडेंट, ये वाला सेक्शन एंड ये वाला सेक्शन, दिस इज व्हाट 80% ऑब्वियसली, एंड टोटल हो गया हमारा 100%, बराबर है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखो तो अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करने, ये मिला। तो ये जो लोग थे, ठीक है, आप इसमें से अगर प्रोपोर्शन निकाल लो तो सिंपल सी बात है कि जो पहुंच गए, जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसमें से आप प्रोपोर्शन निकाल ही सकते हो कितने लोग सोबर थे, कितने लोग ड्रिंक किए हुए थे। अगर आपको ये मिल गया तो मान लो इस पॉइंट तक के जो नहीं भी पहुंचे उसका भी प्रोपोर्शन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो काउंट किया हुआ है ना कितने लोग आ रहे हैं, तो उसमें से यू कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन। सो यहां पे आपको जैसे आपने प्रोपोर्शन निकाल लिया, जो पहुंच गए उनका प्रोपोर्शन मिला, एंड ये जो 80% है वो कैसे आता है कि ये नॉट मिटिंग एक्सीडेंट है ना, ठीक है। सो 60% जो है वो इस कैटेगरी में आते थे, जो ड्रिंक करके नहीं आए थे, मतलब वो ये इस तरीके से पहुंचे। एंड जो आपके 60 + 20% ये जो थे वो आपके गॉट ड्रिंक करके आए हुए थे, वो भी पहुंच गए वहां तक के, ठीक। इसी तरीके से हम इसका भी इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, एंड दिस इन्फ्रेंस इज 20%, 20% में वी कैन से लाइक 15% इनको ले लो एंड 5% इनको ले लो। सी नॉट ड्रंक, वो 5% है एंड ड्रंक इज 15%, ठीक है। अब ये चीज समझनी है कि इन रियल लाइफ आपको ये जो सेक्शन है ना, ठीक है, ये सेक्शन पहले मिलता है जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, जब भी आप एक्चुअल में काउंट करोगे इन सब सिचुएशंस को, सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट, एंड देन इससे आपको रिवर्स कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ही होता है जब वो एग्जाम मतलब या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, तो यू विल सी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। सो आई रिमेंबर लाइक 2 years बिफोर और सम टाइम बैक एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि ये जबरदस्ती के क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों निकालने बोलते हैं, वो तो हमें पहले मिलती है। एंड देन आई रियलाइज कि लोगों को ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले नहीं निकलती, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे आखिरी में, वो आपका कैलकुलेटेड चीज है, आपने वो कैलकुलेट किया है। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस होने के बाद में जब आप बेस का कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको बेस में भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, क्योंकि बेस भी इसी ट्री को यूज करके एक थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, फाइन। अब यहां पे देखो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फील करनी है और फटाफट आंसर बताते जाओ, क्योंकि हमने बाकी सब तो डिस्कस कर लिया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होगी, बस फॉर्मूला रिवर्स करना है आपको। ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, रक्षित आंसर, विनीत, अमित। You are saying this is 40% and this is 60%. Okay. कोई आंसर चेंज करना चाहता है? Anyone? ये आंसर कोई चेंज करना चाहता है? आप आगे बता सकते हो, मतलब। एंड प्लीज बी इंटरैक्टिव, आंसर बताओ, यही के यही कैलकुलेट करोगे, यही की यही चीजें क्लियर हो जाएगी। बाद में कैलकुलेट करने जाओगे, बाद में दिक्कतें ज्यादा आएगी। हम्म। ओके।
किसी को आंसर चेंज करने? विनीत, रक्षित, आंसर गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एग्जाम नहीं है। मैं गार को बताऊंगा भी नहीं कि आपका आंसर गलत हुआ था, है ना? तो बताओ, गलत हुआ तो चलता है। ठीक है, सो रक्षित इज सेइंग 40 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रक्षित। You're saying 40 multiplied by drunk and accident. Accident given drunk, like that. बोलो बोलो, गलत हुआ तो चलता है। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी रॉन्ग, एग्जाम इज द वर्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसको अगर समझना है, ठीक है, तो अगर आप पुराना वाला अगर एग्जाम्पल याद करो तो उसमें हमने क्या किया था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, ये देखो, उससे एक आइडिया आ जाएगा आपको। सो दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्सीडेंट एंड ड्रंक। ठीक है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मेरे पास में ऑलरेडी है 15%। दिस इज 15%। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकली थी? तो हमने पिछले ही एग्जांपल में देखा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी देन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मेरा 15% आंसर निकला था। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को यहां पे लेके आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इज इक्वल टू दिस, लाइक joint probability of accident and drunk A and D, like this। इसको डिनोट करने का तरीका कैसे है? एकदम फॉर्मली अगर लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एंड ड्रंक AD, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एंड ड्रंक डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डी और ए, डी और ए, डी और ए, जल्दी। विनीत, रक्षित, ऐसा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दोगे तो मेरे लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। डी, ठीक है। सो याद रखना है, अगर आप एग्जाम में ये रिकॉल नहीं कर पाओ, सो यू हैव टू सिंपली गेट दिस, लाइक जो भी गिवन में दिया हुआ है, गिवन डी, सो डी आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब फॉर्मूला में रख के देखते हैं। तो फॉर्मूला में कैसे करेंगे? दिस इज 15%, 15% ए डी डिवाइडेड बाय डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 40%, 40%। ठीक है, and I'll do one thing, I'll try to connect my calculator। so आ जाए तो बढ़िया है। I was trying to like ये कैलकुलेटर डेस्कटॉप पे आ जाए। 37.5%। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, दिस इज 37.5%। अब मैंने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रंक एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन ड्रंक, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी करो तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिलती है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एंड ड्रंक। ये आंसर आना चाहिए 15%। करके देख लो, मल्टीप्लाई करो 37.5, 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 40%, आंसर आता है बराबर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स चेक करने का तरीका। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में आ गया ये कैलकुलेट करने के लिए,
मैंने इतने हादसे होते हुए देख लिए हैं। मॉक कंडक्ट करते हैं, मॉक में भी समझाना पड़ता है लोगों को कि उनके जब आंसर्स देखता हूं ना, तो इट इज सो क्लियरली रॉन्ग कि ये भी अगर आप करके देख लेते हैं कि आप 40% मल्टीप्लाइड में, जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग, आपको पूछा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस वाज द क्वेश्चन, बट अगर आप 40% मल्टीप्लाइड बाय 37.5 भी करके देख लेते, तो अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रहा है आंसर उसका, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने कुछ तो गलती की है। तो क्या ही गलती होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लिया होगा, बस ऊपर नीचे ही हो गया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पूरे करिकुलम में अपने काउंटर चेक्स बना के रखने हैं। काउंटर चेक्स विल ऑलवेज हेल्प यू इन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड सेकंड, आंसर जैसे ही गलत हो जाता है ना, तो वो पकड़ में आ जाना चाहिए फटाक से। ठीक है, सो दिस इज काउंटर चेक। अब वैसे ही करके बाकी के निकालो, और यहां पे फिर से एक आपका काउंटर चेक आएगा। एग्जाम में ऐसे 2-3 भी निकालने बोलते हैं। इसका बोलो सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सीडेंट गिवन ड्रंक। एंड अब रूल बना दो, ठीक है, हर बार इतना अंडरस्टैंडिंग से निकालने की जरूरत नहीं है। रूल बनाओ, ये डिवाइडेड बाय ये, जेपी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, 20 डिवाइडेड बाय 40। ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गलत हुए हम, निकालो, मैं फिर करेक्शन करता हूं। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 40%, आंसर इज 25%। कहाँ गलती हुई, कोई बता सकता है? हमने ये सारी प्रोबेबिलिटीज पूरी अजम्पशन के बेसिस पे निकाली है ना, समझे? तो मैंने जस्ट रैंडम फिगर्स ले लिए, तो आपके अब फिगर्स टैली नहीं होंगे। अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला लगा के आंसर निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 40%, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 20%। अगर वैसा करके देखते हो आप, 20% डिवाइडेड बाई 40%, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 50% आता है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 50%। लेकिन कैसे पता कि मैंने अप्रोक्सीमेशन, ये आंसर क्वेश्चन लेने में गलतियां करती है? रीजन इज वेरी सिंपल, ये 37.5 और 50 100% आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। करेक्ट, 62.5%। ठीक है, और ये एकदम ही मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया इसलिए, अगर आप रियल लाइफ में एक्चुअली ऐसा काउंटिंग करोगे ना, तो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर, मतलब ये मैच कर जाएगा आपका टोटल। ठीक है, सो 62.5 मल्टीप्लाइड बाय, जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, जिनका मैथमेटिकल इंट्यूशन बहुत अच्छा है ना, दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कहाँ फ्लो में गलती होगी। फ्लो मतलब जस्ट ये विजुअली देख के, जो मैंने यहाँ पे सेटअप लिया हुआ है ना, ठीक है, इसका एक टोटल इस 40% के साथ में नहीं जा पा रहा है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो इंट्यूशन नहीं है, तो डोंट वरी, एग्जाम में काम में नहीं आएगा, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, सो दिस शुड बी 25%। अगर ये 25% हो गया, तब पूरा का पूरा रिकैलिब्रेट करते हुए चलेंगे। मुझे ये अभी भी 80% ही रखना है, ठीक है, तो और ये 20% रखना है, मैं इसको स्टेबल कर दूंगा बाद में। अब इसका आंसर निकालो, 8.3, 8.3%, तो मैं इसको स्टेबल रख रहा हूं। इसका कॉम्पनसेशन यहाँ पे 8.3 माइनस 100, 8.3 माइनस 100 इज 91.7। ठीक है, सो ये अपने आप में 100% हो गया, एंड देन 91.7 मल्टीप्लाइड बाय 60%, अगर इसका आंसर निकालो तो दिस शुड बी 55, 55।
अपने आप टैली हो गया है ना। सो दिस इज 55 प्लस, हुआ कि नहीं हुआ, 55 60 70 80 हो गया है ना। सो दिस इज 80। सो ये 97 पॉइंट, ये 91.7 है ना, कुछ एक आपका फ्रैक्शन उसमें छूट गया है, मतलब टोटल दोनों साइड में कुछ एक फ्रैक्शन छूट गया, इसलिए आंसर उसका थोड़ा अलग फ्रैक्शन में जा रहा है। नो वरीज। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज हाउ दिस सेटअप वर्क्स, बराबर है। ये हो गया ट्री फॉर्म। इसी को मैंने नोट्स में डालते वक्त प्रॉपर, ये आपके फॉर्मूलाज है, आप जब ये पढ़ोगे ना अब फिर से तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। देन ये सेकंड फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फिर से एक बार आपको डिस्कशन में आएगा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देन देयर इज टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी अभी समझा दिया। एक और चीज जो छूट गई है यहाँ पे, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना, ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बाद में ये जो आंसर निकला ये वाला, या मैंने जो यहाँ पे बोला था कहाँ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग सीएफए आ गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग सीएफए या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट। इसी टोटल प्रोबेबिलिटी को और दो नाम है, अनकंडीशनल और मार्जिनल, ठीक है, ये दो नाम भी याद रखना है आपको, अनकंडीशनल एंड मार्जिनल। सो अनकंडीशनल, मार्जिनल एंड टोटल तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये एक चार्ट देख लो एक बार फटाफट, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ ऑलरेडी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है क्योंकि प्रॉपर वर्क किया हुआ है इसमें। देन ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हो गई आपकी, ठीक है, एंड ये टोटल, मार्जिनल, अनकंडीशनल जानबूझ के लिखा हुआ है, याद रहना चाहिए एग्जाम में उटपटांग तरीके से पूछता है। मार्जिनल पूछेगा, पूरे बुक में कहीं मार्जिनल नहीं मिलेगा आपको, मार्जिनल पे क्वेश्चन पूछेगा, पूरे बुक में कहीं टोटल नहीं यूज किया रहेगा, टोटल के नाम से पूछ लेगा, जस्ट टू चेक कि आपको आपने किया हुआ है पर आपको याद है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप फिर से रिवर्स फ्लो में कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये जो मैंने रिवर्स फ्लो वाला बताया ना, उसका रीजन सिर्फ इतना था, यहां पे पढ़ो, ये फिलहाल के लिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं यहीं पे टॉपिक ऐड करो, वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ये चेक करो, ठीक है। अब ये जो इलिस्ट्रेशन था ना प्रीवियस वाला, ये इलिस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। इलिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे मैं कैसे ले रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग सीएफए, मतलब एक स्टूडेंट की जर्नी है कि वो या तो सीएफए करना चाहता है या एफआरएम करना चाहता है, दो चॉइसेस उसके पास में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डूइंग सीएफए और एफआरएम, सो 60% एंड 40% रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफआरएम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीएफए। फिर जब वो एफआरएम कर रहा है तो दो चीजें होगी, क्लियर होगा या फेल होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम, क्लियरिंग गिवन एफआरएम एग्जाम and failing given FRM exam. Remember, this is not the probability of failing or clearing FRM exam and doing FRM exam. ठीक है, clearing and FRM exam की नहीं है ये probability, आप समझ पा रहे हो, ये probability है clearing given FRM exam, सिर्फ इतनी probability है, ठीक है। तो अगर मुझे एक रियल सेटअप की अगर बात करनी है, मतलब थोड़ा रिलेट कर पाऊं मैं आपके इससे, तो एक ये तो पहला वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज सिंपल चॉइस, एक स्टूडेंट के पास में चॉइस है, थोड़ा सा मन ज्यादा है एफआरएम करने का क्योंकि कम टाइम में हो जाता है, आपको लिमिटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, एंड देन जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब करने के हिसाब से वगैरह, सो इट इज बेटर, ठीक है। सो थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो मैंने वहां 60% ले लिया एंड देन 40%, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट एट रैंडम, कोई स्टूडेंट एफआरएम कर रहा है, ठीक है, तो एफआरएम का पासिंग परसेंटेज इज अप्रोक्सीमेटली 35% एंड ऑब्वियसली फेल होने का, पार्ट 1 का फेल होने का प्रोबेबिलिटी इज 65%। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है, ये जो है ना, पासिंग एफआरएम गिवन एफआरएम एग्जाम, मतलब पासिंग गिवन एफआरएम एग्जाम एंड फेलिंग गिवन एफआरएम एग्जाम, दिस इज दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब फिर से ये पॉइंट पे खड़े हो जाओ, तो एक बंदा एफआरएम करेगा, मतलब ये पोजीशन लेगा, मतलब ये स्टैंस लेगा वो अपनी लाइफ में, एंड फिर एग्जाम क्लियर करेगा, समझ पा रहे हो, मतलब पहले तो उसको डिसाइड करना है कि वो एफआरएम करे या नहीं करे, तो उसने वो डिसाइड करना, वो इटसेल्फ एक प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, एंड देन उसने एग्जाम क्लियर करना, वो एक प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए जब आप ये देखते हो ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एफआरएम एंड लाइक क्लियरिंग एफआरएम, क्लियरिंग एंड एफआरएम वो एक ही चीज होगी, ठीक है, क्लियरिंग एफआरएम
अब मैंने एंड बोल दिया ना, तो हमेशा एंड नहीं भी आता है एग्जाम में। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एफआरएम बोल दिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लियरिंग एफआरएम कैसे आ रहा है, कि वो पहले एफआरएम करेगा और फिर वो क्लियर भी करेगा, दो चीजें होनी चाहिए। इसलिए हम इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेते हैं, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन सिमिलर फैशन ये वाला साइड है, ठीक। सो वो एफआरएम करेगा एंड देन फेल होगा उसमें। वैसे सीएफए के लिए, सीएफए का पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, 25% एंड देन 75%, ठीक है। सो वो सीएफए करेगा, देन वो क्लियर होगा, देन सीएफए करेगा, देन वो फेल होगा, ठीक। ठीक है, एंड देन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ भी करो, इन जनरल एट द एंड आप पास होना है या फेल होना है। सो पासिंग की प्रोबेबिलिटी से ये 31% एंड फेलिंग की प्रोबेबिलिटी 69%। वेरी सिंपल। यही चीज को, ये जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, फ्री के फॉर्म में नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। सो क्या क्या दिया हुआ है यहां पे सोचो, मतलब पहले तो देख लो, एंड यहां पे से भी आप रिलेट कर पाओगे जो मैंने अभी तक के समझाया है ना। ये आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे पूछो लाइक 2016 से आज तक के कितने एग्जाम हो गए, 2020 लगभग मान के चलो, 16, 17, 18, 19, 20, मैं 10 एग्जाम मान के चल रहा हूँ अभी तक के, ठीक है। 10 एग्जाम्स में से 8 एग्जाम में ये टेबल प्रिंटेड रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ भी आता है, फिल इन द ब्लैंक, कुछ एक मिसिंग कर देंगे, उसके ऊपर से कुछ एक निकालने बोल देंगे, ठीक है। चलो रीड दिस टेबल, एक बार पढ़ो इसको, एंड रिमेंबर दिस इज द पार्ट ऑफ मल्टीवेरिएट रैंडम वेरिएबल चैप्टर, बट यहां पे सुटेबल है वो। हो गया, पढ़ने के बाद में एक बार मुझे बता देना, फिर मैं टेबल एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। डन, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक स्टूडेंट एफआरएम करेगा, टेकिंग एफआरएम, उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, दैट इज अ चॉइस, एंड अपोजिट इज सीएफए, चॉइस, राइट। सो वो हो गया 40%, सिंपल। देन एक स्टूडेंट अपनी एग्जाम में इररिस्पेक्टिव ऑफ सीएफए और एफआरएम में पास होगा या तो फेल होगा, मतलब मान लो जो भी आपने चॉइस की, वो जो मई 2022 का एग्जाम आ रहा है उसमें या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा। पास होने की प्रोबेबिलिटी इज 31%, फेल होने की प्रोबेबिलिटी इज 69%, ठीक है। गुड इनफ। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? बस कंडीशनल। बाकी लोग, रक्षित, विनीत, कंडीशनल है कि जॉइंट है? फिर भी दोनों को क्वेश्चन, कंडीशनल है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी है? जॉइंट है, ठीक है, आपकी तरफ से जॉइंट। बाकी लोग, हेलो हेलो, जागो नींद से। या आपने पकड़ा सही है, मतलब 100% नहीं हो रहा है वो, ठीक है। सो योर लॉजिक इज करेक्ट, बट एग्जाम में जो दिक्कतें होती है वो ये है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब वहां पे कुछ अलग इलिस्ट्रेशन था, मेनली आपके एग्जाम में इकोनॉमी, रिसेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो एक कराऊंगा अभी मैं आपको, अभी इलिस्ट्रेशन दूंगा। इकोनॉमी, रिसेशन, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एंड देन उसके बाद में कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं डिफॉल्ट करेगी, ठीक है। तो वो सब आपको उसमें से आंसर निकालना है, बट द क्वेश्चन वाज लाइक इसी के सेटअप में अगर यूज करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एफआरएम एग्जाम, लाइक दिस, ठीक है। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फेलिंग इन एफआरएम एग्जाम, सिंपल। ये फेलिंग हो गया, ये एफआरएम हो गया, तो ये आंसर था,
और सिंपली टिक करना था, है ना? इतना आंसर था, इतना सिंपल था। सिमिलर सेटअप फिर मैंने मॉक में बनाया, मॉक के राउंड 1 में ये कंडक्ट किया, चेक किया, और किसी को 39% टिक करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों ऐसा? तो एक परसेप्शन लेके चल रहे कि एफआरएम एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ये तो टेबल भी दिखने में इंटिमिडेटिंग लगता है। और अभी क्या सिर्फ टेबल पढ़ रहे हो ना, जब पूरा करिकुलम खत्म हो जाएगा तो ये कहीं बैक ऑफ द माइंड चले जाएगा, क्योंकि आप बहुत पहले पढ़ रहे हो इस चीज को, ठीक है? तो ये टेबल वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया। ये देखें, फिर ये देखें क्वेश्चन को, और 39 ऑप्शन में भी दिया था, से बी में लिखा हुआ है 39, तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इतना इतना आसान कैसे दे देगा कि आंसर पहले निकाल के रखा हुआ है? हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स ने वहां पे सब कुछ रिवर्स कैलकुलेट करके उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर बढ़िया से गलत आंसर टिक करके आ गए। ये वही मॉक में भी वही किया, और एक्चुअल एग्जाम में, मतलब उसके पहले एक्चुअल एग्जाम में किया था, मॉक में करने के बाद में वो करेक्ट हो गई चीज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्या पूछा हुआ है, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके, वट एवर आई एम डूइंग इज करेक्ट। सो ऑल दीज आर दी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। जो आंसर होता है ना, रिजल्ट निकलता है, ठीक है, कि क्या करने के बाद में क्या मिलता है, ठीक। सो क्लियरिंग एंड टेकिंग एफआरएम, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठीक है, एक रिलेटेबल चीज है ना, कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि टेकिंग एफआरएम, तो एंड देन दूसरे स्टेप में होता है क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम, राइट। तो अगर मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने बोलूँ, सो इट इज वेरी इजी। ओके, जस्ट गिव मी आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एफआरएम एग्जाम गिवन एफआरएम। आप एफआरएम कर रहे हो, इसका आंसर निकालो एंड बताओ कि ये कैसे निकालोगे। आंसर, यू आर सेइंग 21, एनी अदर आंसर? मतलब फॉर्मूला भी बता दिया, कैलकुलेट नहीं भी किया तो भी चलेगा, सिंपली कि किससे डिवाइडेड बाय किससे, या क्या करना है, सिंपल लिख के भी। आंसर्स प्लीज। ये गलत आंसर है, अब आंसर बताओ आगे। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। रक्षित इज सेइंग 60.21%। ओ सॉरी, 60 मल्टीप्लाइड बाय 21%, ठीक है। एक विनीत बच गए आप भी बता दो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्लियरिंग एंड एफआरएम, 39 तो आ ही नहीं सकता ना, 39 तो फेलिंग केस में आता है। विनीत, आंसर। अब 10 क्यों, कहां से ले रहे हो? क्वेश्चन इज अबाउट क्लियरिंग एंड एफआरएम, क्लियरिंग गिवन एफआरएम, ठीक है। तो पहले तो क्लियरिंग ढूंढ लो, क्लियरिंग यहाँ पे, ठीक है, और ये एफआरएम रहा यहाँ पे। तो जो भी कैलकुलेशन होगा, तो ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब ये, बाकी इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। एंड मैक्सिमम मतलब ये वाली रो काम में आएगी या ये वाली रो काम में आएगी, इसमें से भी ये काम में नहीं आएगा और ये काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिस इज अबाउट टेकिंग सीएफ एंड दिस इज अबाउट फेलिंग, तो वो आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए इतनी वैल्यूज नहीं आएगी। मतलब 20-31 ये काम में आया, और 21 एंड सॉरी 21 एंड 31 ये काम में आएगा, या 21 एंड 60 ये काम में आएगा। आंसर 21 डिवाइडेड बाय
and this is the correct answer. यही आंसर चाहिए हमें, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे ही आप और दो दे रहा हूं मैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन FRM एग्जाम गिवन CFA, इसका निकालना है. ये पहला क्वेश्चन हो गया, दिस इज Q1. एंड आपको निकालना है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, passing FRM exam given, sorry, failing FRM exam given, sorry, failing in exam given FRM. हम्म 30/40. Second one is 39 divided by 60. ठीक है, क्लियर है. अगर ये आपके आंसर है तो ऑल आर करेक्ट. बढ़िया. अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में इट इज नॉट नेसेसरी कि गार बहुत जेनरस है और एग्जाम्पल के थ्रू समझाए. इट इज पॉसिबल कि ये सब हटके, ये हटके, ये हटके आपके लिए ऐसा दिया रहे, A and A naught and B and B naught. ठीक है, अब सब हट गया आपके लिए. Now you have to tell probability of A given B naught and probability of B given A and probability of B naught. नॉट गलत दे दिया मैंने, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, गिवन